हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग बात करेंगे युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रिटन वुड्स संस्थान के बारे में कि युद्ध के समय जो आर्थिक संकट उत्पन्न हुए उससे स्थापित करने के लिए या उससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए किस तरीके से प्रयास किए गए, और उनमें ही सबसे महत्वपूर्ण प्रयास रहा था ब्रिटन वुड्स सम्मेलन। तो हम लोग इस सम्मेलन के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दे रहा है कि दो महायुद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभवों से अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने दो अहम सबक निकाले। किन्होंने, किससे? तो दो महायुद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध, और उससे जो आर्थिक स्थिति उत्पन्न हुई उससे अर्थशास्त्रियों ने और राजनीतिज्ञों ने दो अहम सबक निकाले। यानी दो चीज़ें उन लोगों को सीखने को मिली, और वो चीज़ें क्या थी आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों। तो अर्थशास्त्री वे लोग होते हैं जो आर्थिक स्थिति का अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके देश की या दुनिया की अर्थव्यवस्था के बारे में बताते हैं कि आने वाले हालात में क्या स्थिति रहेगी। उसी तरह से राजनीतिज्ञ जो होते हैं वो राजनीति से संबंधित बातों को बतलाते हैं। तो दुनिया के जो बीच युद्ध हुआ, महायुद्ध हुआ, उनसे अनुभव लेकर के ये दो अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञों ने दो अहम सबक निकाले। और उसमें उन लोगों ने ये सीखा कि पहला उन्होंने सीख क्या लिया कि बृहद उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता। बृहद उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता। इस बात को समझने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि हमने इतना जो है उत्पादन किया, तो अगर इसको खरीदने वाले लोग पूरे नहीं मिलेंगे तो फिर हम ज़्यादा उत्पादन करके क्या करेंगे? क्या करेंगे जी? बर्बाद करेंगे ना। तो इस तरीके से ये सबक हम लोगों को मिला कहाँ से? रूस से। क्योंकि रूस के जो किसान थे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा अनाजों का उत्पादन किया, लेकिन उनके अनाज जो थे वो पड़े पड़े सड़ने लगे, और इस वजह से रूस के किसानों की हालत क्या हो गई? ख़राब हो गई। तो कहने का मतलब ये कि जितना उत्पादन हो रहा है उतना उपभोग होना चाहिए। यानी ये नहीं कि हम फैक्ट्री में उत्पादन पे उत्पादन किए जा रहे हैं और लोग उसे खरीद ही नहीं रहे हैं। तो उत्पादन के साथ साथ उसका उपभोग भी कायम रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उपभोग को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि आमदनी ज़्यादा और स्थिर हो। अब दूसरी चीज़ आती है कि मान लीजिए कि हमारे पास जो है सामान है, उसको लोग कब खरीदेंगे? जब उनके पास जो होंगे पैसे होंगे। तो उनके पास पैसे होंगे, और उनके पास पैसे कैसे होंगे? तो उनके पास पैसे होंगे कि उनको नौकरी मिलेगी तब, यानी उनको रोज़गार मिलेगा, तो वो आमदनी बढ़ेगी, उनकी आमदनी बढ़ेगी तो उनको पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो वे उसका उपभोग करेंगे। उपभोग करेंगे तो उत्पादन और बढ़ाना होगा, फिर और बढ़ाना होगा। तो इस तरीके से ये व्यवस्था जो है जब चलती रहेगी तो आर्थिक स्थिति जो है सही रहेगी। तो इसके लिए ये तय किया गया कि पहली चीज़ थी कि उत्पादन हो, उत्पादन का उपभोग हो, और उपभोग तब होगा जब लोगों के पास पैसा होगा, लोगों के पास पैसा तब होगा जब रोजगार होगा। तो ये सभी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इन चीज़ों को इन लोगों ने अनुभव किया, और उसके बाद ये बतलाया कि जब तक व्यक्ति के रोजगार को स्थिर नहीं किया जाएगा तब तक जो है वो हम अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। यानी अगर किसी का रोज़गार स्थिर नहीं रहा तो फिर आय स्थिर नहीं रहा। मतलब कि आज रोज़गार है और कल रोज़गार छिन गया, तो आज पैसा था कल नहीं रहेगा। तो ये स्थिति उत्पन्न हो गई। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ ज़रूरी ये था कि लोगों के आय स्थिर हो, क्योंकि आय स्थिर नहीं हो गए तो वे सामानों को नहीं खरीदेंगे, और आय स्थिर होंगे तभी जब उन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए रोज़गार मिलेगा। यानी पूर्ण रोज़गार रहेगा तब जा कर के उनकी आय स्थिर रहेगी, और
तब वो जाकर के सामानों को खरीदेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि बाजार जो है न तो पूर्ण रोजगार की गारंटी दे सकता है, न उनके आय की स्थिरता को रख सकता है। यानी बाजार जो है इसकी गारंटी नहीं देता, क्योंकि कीमत, उपज और रोजगार में आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार का दखल जरूरी था। यानी कितना उत्पादन हो, लोगों को कितनी आय मिले, आय मिलने के साथ साथ लोगों के रोज़गार क्या हो, एक निश्चित आय क्या हो, ये सभी चीज़ों को स्थिर करने के लिए क्या ज़रूरी था? ज़रूरी था कि सरकार का दखल हो। केवल सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ही इसे सुनिश्चित किया जा सकता है। बिल्कुल, अगर सरकार न चाहे तो लोगों के रोज़गार की निश्चितता नहीं रहेगी, फिर उनको उनके लायक आमदनी नहीं होगी। उसी तरीके से सामानों के रेट जो होते हैं, दाम जो होते हैं, वो नियंत्रित नहीं रहेंगे। तो इन सभी चीज़ों को बनाए रखने के लिए सरकार का हस्तक्षेप बहुत ही ज़रूरी है। तो ये पहला सबक इन लोगों ने सीखा। एक बार फिर मैं रिवाइज कर दूं। पहला सबक इन लोगों ने सीखा कि उत्पादन केवल ज़्यादा करने से काम चलने वाला नहीं है। ज़्यादा उत्पादन के साथ ज़्यादा उपभोग करने वाले लोग चाहिए। ज़्यादा उपभोग करने के लिए लोगों के पास पैसे चाहिए। लोगों के पास पैसे रहे इसके लिए नौकरी चाहिए, और हमेशा पैसे रहे इसके लिए हमेशा हमेशा के लिए नौकरी चाहिए। तो ये चीज़ें थी, और ये नौकरी कौन रखेगी स्थिर? तो सरकार स्थिर रखेगी। तो ये सभी चीज़ों को इन लोगों ने सीखा कि अगर सरकार चाहे तो लोगों के रोज़गार को स्थिर रख सकती है, और इससे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो बनी की बनी रहेगी। तो ये चीज़ें सरकार को जानने को प्राप्त हो गया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। इन लोगों ने ये सबक लिखा। दूसरा सबक लिया कि दुनिया के साथ आर्थिक संबंध के बारे में था। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो। अब देखिए, अब दूसरा सबक इन लोगों ने लिया कि आर्थिक स्थिति जो है वो दुनिया के साथ हमारी कैसी रहेगी, ये भी हमारी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण कदम उठाती है। जैसे कह रहा है कि पूर्ण रोजगार का लक्ष्य तब हासिल होगा जब सरकार के पास वस्तु होगी, पूंजी होगी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत होगी। मतलब मान लीजिए कि अगर सरकार के पास पैसा ही नहीं है तो वो फैक्ट्री कहाँ से स्थापित करेगी? जब फैक्ट्री स्थापित नहीं करेगी तो लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? और रोजगार को दिलाने के लिए, फैक्ट्री का स्थापित करने के लिए सरकार के पास पूंजी होनी चाहिए। अब एक जरूरी चीज़ ये है कि मान लीजिए कि सरकार के पास पूंजी है और सरकार ने फैक्ट्री लगा भी दी, लेकिन लोग इसमें काम करने नहीं जाएं, ये लोग जो है बाहरी दुनिया में जैसे चले जाएं, यानी अपने देश को छोड़ करके किसी दूसरे देश में जा कर के वे लोग काम करने लगे, तो इससे क्या होगा कि जो आर्थिक स्थिति है वो सही तरीके से नियंत्रित नहीं हो पाएगी। उसी तरीके से है, मान लीजिए कि कोई देश है, वहाँ श्रमिकों की संख्या कम है तो वहाँ दूसरे देश जगहों से श्रमिकों को बुलाना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें जो है सरकार के द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो ये दो चीज़ें जो थी युद्ध के काल में देखने को मिल गई। अब इन स्थिति पर पहुंचने के बाद इन लोगों को ज़रूरी था कि इस तरह की व्यवस्था की जाए कि सरकार द्वारा जो है अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किया जाए। तो संक्षेप में युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। और इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर ने ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान पर राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। यानी कहा जाए कि युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में ये तय किया गया कि अब जो है आर्थिक स्थिरता लाने के लिए और पूर्ण रोजगार को बनाए रखने के लिए जो है हमें काम करना चाहिए। और ऐसी स्थिति पर यानी इन चीज़ों को बनाए रखने, यानी आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार को बनाए रखने के लिए जुलाई 1944 में अमेरिका में क्या हुआ, एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम पड़ा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। कारण ये था कि वो स्थान जो था वो ब्रेटन वुड्स था, ऐसे में इसका नाम जो है ब्रेटन वुड्स रखा गया। तो इसमें सम्मेलन हुआ और उसी में इस बात की सहमति बनी कि हम जो है किस तरीके से जो है देश में आर्थिक स्थिरता लाने की कोशिश करेंगे। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। यानी जितने सदस्य देश थे, यानी जितने लोग ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में शामिल हुए थे,
उन लोगों ने तय किया कि अगर व्यापार में किसी को लाभ होता है या घाटा होता है तो उसको नियंत्रित करने के लिए इन लोगों ने एक मुद्रा कोष बनाया जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा गया। अब ये मुद्रा कोष जो था व्यापार करने के लिए क्या करता था, सदस्य देशों को पैसा प्रदान करता था और इसमें जितने सदस्य देश थे उन सभी देशों के पैसे लगे हुए थे। तो युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे आम बोलचाल की भाषा में विश्व बैंक कहा जाता है, का गठन किया गया। अब लोन के लिए या पैसे के इंतजाम के लिए कि जितने सदस्य देश हैं अगर वो व्यापार करना चाहते हैं उनको पैसे की ज़रूरत होगी, तो इसके लिए क्या किया गया, विकास बैंक की स्थापना की गई जिसको विश्व बैंक कहा जाता है। तो ये भी दो काम किए गए आपको द्वारा ये देखने को मिल सकता है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में एक तो तय किया गया कि जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई और दूसरा था विकास बैंक की स्थापना की गई। तो ये दो चीज़ें जो थी वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में तय की गई और इसी वजह से इसे ब्रेटन वुड्स संस्थान, ब्रेटन वुड्स ट्विन यानी जुड़वा संतान के नाम से भी जाना जाता है। किन किन चीज़ों को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को और विकास बैंक को यानी विश्व बैंक को। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था अक्सर ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। और इस आधार पर, किस आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विकास बैंक के आधार पर जो इन लोगों ने आर्थिक व्यवस्था अपनाई उसी को ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। तो अगर प्रश्न आता है कि ब्रेटन वुड्स व्यवस्था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन क्या है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि आर्थिक व्यवस्था को स्थिर बनाए रखने और नौकरी को भी सुरक्षित करने के लिए सदस्य देशों द्वारा विदेश व्यापार को बढ़ावा दिया गया और इसके लिए इन लोगों ने जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विकास बैंक की स्थापना की, जिसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन या ब्रेटन वुड्स व्यवस्था कहा जाता है। और इसमें एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि जुड़वा संतान या ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान क्या है। तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विकास बैंक। एक और सवाल उत्पन्न होता है कि विकास बैंक को आम बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है, तो विश्व बैंक। तो ये 3-4 प्रश्न जो है इस पॉइंट से बनते हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं परीक्षा के संबंध को लेकर के। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक और IMF ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया और इन संस्थानों की निर्णय प्रक्रिया पर पश्चिमी औद्योगिक देशों का नियंत्रण रहता है। अमेरिकी विश्व बैंक और IMF में के किसी भी फैसलों को वीटो कर सकता है। अब यहाँ कह रहा है कि इनमें किन देशों की ज़्यादातर जो है चलती है, तो उनमें उन्हीं देशों की चलती है जो औद्योगिक देश हैं। यानी इसमें सबसे ज़्यादा जो है इस पर प्रभाव देखने को मिलता है अमेरिका का, चाहे वो विश्व बैंक पर हो या IMF पर हो। इन दोनों पर सबसे ज़्यादा जो है अधिकार अमेरिका का चलता है, क्योंकि अमेरिका को इसमें वीटो का अधिकार प्राप्त है। वीटो का अधिकार प्राप्त होने का मतलब ये है, आप ये समझ लीजिए कि अगर 4 लोग हैं और 4 जो है निर्णय लेते हैं कि हाँ ये काम होना चाहिए, या अमेरिका जो है वो लोन दे दे जर्मनी को क्योंकि जर्मनी को व्यापार करना है, या विश्व बैंक जो है उसको जो लोन दे, लेकिन अमेरिका की अगर सहमति होती है कि नहीं लोन नहीं देना है, अमेरिका चाहता है कि लोन नहीं देना है, तो वो वीटो का अधिकार का प्रयोग करेगा और ऐसे में इन लोगों के बात पर ध्यान नहीं दे करके जर्मनी को लोन नहीं दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये कि अकेले निर्णय लिया जाता है वीटो के अधिकार के तहत। तो ये प्राप्त है किसको, अमेरिका को। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था। यानी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था क्या है, इसमें होता है यह कि राष्ट्रीय मुद्रा और मौद्रिक व्यवस्था को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। इसको आसान भाषा में अब हम लोग समझेंगे। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी, यानी एक दर निश्चित कर दिया गया कि इस चीज़ का रेट जो है यहाँ ये होगा और आपके यहाँ जो है ये रेट होगा। तो उसको एक क्या किया गया, उसको विनिमय दर यानी खरीद फरोख्त यानी लेन देन की जो दरें हैं उसको निर्धारित कर दी गई, किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था के द्वारा। और इस व्यवस्था से राष्ट्रीय मुद्राएं, जैसे भारत की मुद्रा रुपया है और डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर में बधा हुआ है, यानी 1 रुपया कितने डॉलर के बदले में होंगे। यानी अगर आप $1 लिए हुए हैं तो वो कितने रुपये
जो होंगे उसके बराबर होंगे और यही स्थिर रहता है। और ये स्थिर रहता है कि आपने तय कर दिया कि अगर 1 रुपया जो है $1 के बराबर है तो ये $1 1 रुपया बराबर है। अगर मान लीजिए कि 12 रुपया जो है $1 के बराबर है तो अगर $2 होता है तो ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। यानी इस तरीके से चलता है। उसी तरीके से इसको क्या किया गया, स्थिर कर दिया गया। और ये किसके द्वारा किया गया, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था से। यानी पूरे देश में जो मौद्रिक व्यवस्था है, रुपये की व्यवस्था जो है उसको क्या किया गया, नियंत्रित किया गया। डॉलर का मूल्य भी सोने से बंधा हुआ था। $1 की कीमत 35 औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। यानी $1 जो है वो कितने सोने के बराबर होगा ये भी तय किया गया। तो इस वजह से जो है एक तरीके से कहा जाए कि आय जो था उसको नियंत्रित करने की कोशिश की गई। मौद्रिक व्यवस्था जो थी उसमें स्थिरता लाने का प्रयास किया गया ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहें। धन्यवाद।